अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो नावल का नाम है जाने जहां और इस नावल के राइटर का नाम है ए.एन। और चलें जी नावल रीड करते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट्स में कहते हैं कि ये नावल रीड कर दें, वो नावल रीड कर दें। भाई मैं आप लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। आप लोग जब चाहें अपनी डिमांड कर सकते हैं और मैं फुल कोशिश करूँगी कि जो नावल मैं पढ़ सकूँ कि वो मैं ज़रूर रीड करूँगी, लेकिन इसमें आप लोगों की भी थोड़ी सी एफर्ट होनी चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट किया करें हर वीडियो के नीचे, इससे जो वीडियो की रीच है वो बढ़ती है। और दूसरा, व्यूज़ दिया करें। व्यूज़ देखें इस नावल के व्यूज़ कितने कम आ रहे हैं, इससे फिर मेरा दिल जो है ना वो डिसहार्ट होता है कि ये सोच के कितनी मेहनत मैंने की और मुझे इसका क्या नतीजा मिल रहा है कि मेरे व्यूज़ ही गिरना शुरू हो गए हैं जो थोड़े बहुत आ रहे थे। क्योंकि नया चैनल है, ग्रो करने में मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए और मुझे उम्मीद है कि मेरी ऑडियंस मुझे ज़रूर सपोर्ट करेगी। तो चलिए ये नावल का आगाज़ करते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? मासूमा की शादी कब होगी और तुम मुझे अब बता रही हो? आमिर साहब ने कहा। वो आज ही शहनाज बेगम थे मिलने आए थे, इसीलिए जब शहनाज बेगम ने बताया तो आमिर साहब कहने लगे, तो कब बताती तुम्हें? मैंने कितनी दफ़ा कॉल की लेकिन तुमने तो अपना नंबर ही बंद कर रखा था। शहनाज बेगम ने कहा, हाँ वो मेरा फ़ोन पता नहीं कैसे कहीं गिर गया, इसीलिए नंबर बंद था। खैर तुम उसकी सौतेली ही सही, पर ध्यान तो रखना चाहिए तुम्हें कि मासूमा कहाँ है, क्या हो रहा है। आमिर साहब ने कहा, हाँ तो मैं क्या करती। मासूमा के मामू वगैरह से कहा तो मासूमा की ममानी ने कहा कि उन्हें मुझे बताने का याद भूल गया, जल्दी में शादी होगी। शहनाज बेगम ने कहा तो आमिर साहब खामोश हो गए। अच्छा छोड़ो इसे, अब जो हो गया। तुम कुछ खाने का बोलो, मुझे बहुत भूख लगी है। आमिर साहब ने कहा, हाँ करती हूँ। शहनाज बेगम कहती उठकर कहने चली गई और आमिर साहब पुरसोच बैठ गए। वजदान और मासूमा बहुत सा वक्त अंबर के साथ गुजारते थे। वजदान तो अपनी बहन को इतनी देर बाद सही सलामत देखकर खुश था और पुरसकून भी। वजदान जब ना होता तो अंबर और मासूमा सारा वक्त बैठकर इधर उधर उधर की बातें करते। मासूमा को भी अंबर के साथ अच्छा लगता था और अंबर को भी मासूमा से बातें करते वक्त का पता ही नहीं चलता था। इस वक्त रात के 7 बज रहे थे। अंबर, वजदान और मासूमा बैठे बातें कर रहे थे। अंबर के कहने पे वजदान उसे लाउंज में लाया था। अंबर कमरे में बैठे बैठे थक गई थी। भाई हम कब जा रहे हैं लाहौर? अंबर ने कहा। तो मासूमा भी वजदान की जवाब की मुंतज़िर हुई। आखिर उसे भी तो जाना था। गुड़िया तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ फिर हम जाएंगे, वजदान ने कहा। तो अंबर ने मुंह बनाया। भाई अब बिल्कुल ठीक होने में तो बहुत वक्त लगेगा मुझे, प्लीज़ हम अभी चलते हैं ना। मैं कुछ तो बेहतर हो गई हूँ ना, अंबर ने कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन जब तक तुम ठीक से पूरी तरह से अपने पाँव पे चल नहीं लेती तब तक बिल्कुल नहीं सोचना कि हम कहीं जाएंगे, वजदान ने कहा। अंबर प्लीज़ अब तुम ज़्यादा सारा खाया करो, जल्दी जल्दी चलने लगो, मेरा बहुत दिल कर रहा है सबसे मिलने का, मासूमा ने अंबर से कहते आखिर अदास होते कहा। तो वजदान ने नफ़ी में सर हिलाया। मासूमा अभी 6 दिन हुए हैं तब से मिली हो तुम, और तुम अभी जाने की बातें कर रही हो, वजदान ने कहा। तो मासूमा ने मुंह बनाकर देखा। वजदान आपने कहा था कि हम हर महीने सबसे मिलने जाएंगे, अब आप ऐसे कह रहे हैं, मासूमा ने मुंह बनाते नाराज़गी से कहा। तो वजदान देखता रह गया। अंबर भी मासूमा के यूं कहने पे मुस्कुरा दी। उसे मज़ा आ रहा था वजदान और मासूमा की बातें सुनने का। हाँ मैंने कहा था, लेकिन ये नहीं कि 6 दिन बाद ही चलेंगे। अभी 1 महीना नहीं हुआ और इंशाल्लाह अंबर के ठीक होते हम जाएंगे, वजदान ने नरम लहजे में कहा। ओके पक्का ना, हम जाएंगे। अगर आप ना गए मैं मामू मामानी से आपकी शिकायत करूंगी कि आप मुझे लेकर नहीं जा रहे, मासूमा ने कहा। तो वजदान घूर के रह गया। हम ज़रूर जाएंगे, वजदान ने कहा। तो मासूमा के साथ अंबर भी मुस्कुरा दी। अभी वो बातें ही कर रहे थे जब कैफ भी आ गया और आते साथ पहले तीनों का सलाम किया। तो उन्होंने भी जवाब दिया, आए देर से आए हो? वजदान ने कहा, हाँ आज अस्पताल में क्या इमरजेंसी थी इसलिए। कैफ ने बताते साथ सोफे पर बैठ गया। अच्छा तो चेक कर ले अंबर को, वजदान ने कहा। कैफ का रोज़ का मामूल था, अंबर को बीपी वगैरह चेक करता था। हाँ करता हूँ, कैफ ने कहते एक नज़र अंबर को देखा जो उसे ही देख रही थी। अच्छा मैं ज़रा खाने का कह कर आता हूँ कुक को, तो तू भी आज हमारे साथ खा के जाना, वजदान ने कैफ से कहा। नहीं यार उसकी ज़रूरत, कैफ ने मुस्कुरा के कहा। तो वजदान ने घूरा। जब चुप कर अभी आता हूँ, वजदान कहता किचन की तरफ बढ़ा। तो मासूमा भी इसके पीछे भागी क्योंकि उसे देखना था कि क्या बना है आज। कैसी हो? कैफ ने हमेशा की तरह पूछा।
जी ठीक हूँ, आप जल्दी से चेक कर लें। अंबर ने कहा तो कैफ सर हिलाता अंबर के पास बैठता चेक करने लगा। अंबर ने नज़र उठाकर कैफ को देखा। कैफ अपने ध्यान बीपी चेक कर रहा था। अंबर के दिल में ये नहीं था कि कैफ के लिए कोई जज्बा था, लेकिन अंबर को अब कैफ की आदत होने लगी थी। आज भी वो सारा दिन बेध्यानी में कैफ का इंतज़ार करती रही। शायद उसे ही होता है हमारा कोई यूं ख्याल रखे, रोज़ हमारे लिए आए, और एक दिन वो ना आए तो हम उसके इंतज़ार आने का इंतज़ार करने लगते हैं। अंबर के साथ भी यही हो रहा था। वो सारा दिन कैफ का इंतज़ार करती थी, और उधर कैफ तो इससे इश्क कर बैठा था। वो तो खुद ड्यूटी ऑफ होने का बेचैनी से इंतज़ार करता था, कब ख़त्म हो और कब वो अपनी मोहब्बत का दीदार करे। कैफ ने बीपी चेक करते अंबर को देखा तो अंबर नज़रें झुका गई। उसे यूं ही अजीब लगा था, न जाने कैफ क्या सोचता उसके बारे में। कैफ अंबर की हरकत पर मुस्कुरा दिया। आज तो माशाल्लाह बीपी ठीक है, कैफ ने मुस्कुराते कहा। वो अंबर को महसूस नहीं कराना चाहता था कि उसे उसका देखना महसूस हो चुका था, और वो देख भी चुका है। सच्ची, अब भाई से कहें ना आज मुझे कुछ खाने दें। भाई मुझे इतने दिनों से फीका खिला रहे हैं। आप डॉक्टर हैं तो आपकी बात मान जाएंगे। अंबर ने मुंह के जाविये बिगाड़ कर कहा तो कैफ के लब उसका चेहरा के जाविये बिगड़े हुए देखकर मुस्कुरा दिया। ओके, मैं कहता हूँ, कैफ ने कहा तो अंबर खुश हो गई। अभी कैफ या अंबर कुछ कहते वजदान और मासूमा भी आ गए। चलो कैफ आ जाओ, खाना बन चुका है, और अंबर चलो तुम्हें भी लेकर चलो। वजदान ने कहा तो अंबर ने कैफ को देखा कि वो कहे। वजदान, आज अंबर का बीपी बिल्कुल ठीक है, आज कुछ और खाने दो और आज परहेजी रहने दो। कैफ ने कहा तो वजदान उसकी तरफ देखने लगा। मैं अंबर की सेहत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। वजदान ने कहा, यार मैं क्यों गलत कहूँगा, मुझे भी अब फिक्र है अंबर की। कैफ कहता रुका, मेरा मतलब है कि एक डॉक्टर कभी भी अपने पेशेंट के लिए गलत नहीं कहता। कैफ ने जल्दी से कहा। ओके चलो, अब सब और अंबर थोड़ा सा ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं। वजदान ने कहा तो अंबर खुश हो गई। ओके भाई, अंबर ने मुस्कुरा के कहा, और फिर सब डाइनिंग टेबल पे बैठते खाने लगे, साथ बातें करने लगे। इस वक्त सब खाना खा रहे थे, और मम्मा ये रायता दीजिएगा, राकिब ने सदर बेगम से कहा। वो तो अनीता के पास पड़ा है, तो उससे कहो, मुझे क्यों कह रहे हो, सदर बेगम ने कहा तो राकिब खामोश हो गया। अब पता तो उसे भी था कि रायता अनीता के आगे पड़ा है, पर उसे कहता कैसे। राकिब खामोशी से दोबारा बिना रायता ही खाने लगा, तो सभी हैरत से देखने लगे। अनीता तो उसे खा रही थी जैसे पता ही ना हो किसी ने कुछ कहा है। बेटा क्या हुआ, क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं, और अनीता तुम ही दे दो, शगुफ्ता बेगम ने कहा। नहीं ताईजान, मैं खा चुका, बस। राकिब कैसा खड़ा हो गया, तो सबके साथ सारिम ने भी राकिब को कन्फ्यूज होते देखा, और उसे समझ ना आया था राकिब ने अनीता से मांगा क्यों नहीं। राकिब बिना किसी को देखे वहां से चला गया, तो सब बड़ी खामोशी से दोबारा खाने लगे। अनीता ने एक नज़र राकिब को जाते देखा। अच्छा है ना, ना ही बात करें, मुझे मुझसे तो, अनीता ने दिल में सोचा, दोबारा खाने लगी। सारिम अभी हिबा के कमरे में आया था, और सारिम पुरसोच बैठा था। सारिम, आप क्या सोच रहे हैं, हिबा ने सारिम से पूछा। यार मैं सोच रहा हूँ, मुझे भी अब लगता है कि राकिब और अनीता के दरमियान कोई बात हुई है। दोनों बात 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 पे लड़ना तो दूर की बात है, सारिम ने कहा। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, अब पता नहीं क्या बात हुई है। हिबा ने कहा, तुम अनीता से पूछना, शायद तुम्हें बता दे। सारिम ने कहा, मैंने अनीता से पूछा था, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। फिर मैं खामोश हो गई। हिबा ने कहा, अच्छा चलो मैं राकिब से बात करके देखता हूँ। सारिम ने कहा, जी ठीक है। हिबा ने कहा, अच्छा तुम बताओ, शादी की शॉपिंग करना शुरू कर दें, मैं कल बात कर रहा हूँ बाबा से हमारी शादी की। सारिम ने हिबा के चेहरे को देखते कहा, तो हिबा के होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। पहले बात कर लें फिर करेंगे, हिबा ने कहा। तो सारिम ने मुस्कुरा के हिबा के चेहरे को थामते, माथे पे बोसा देते, होंठों पे झुका, तो हिबा धड़कते दिल के साथ आंखें मूंद गई। सारिम कुछ पल बाद पीछे होता, धीमी मुस्कान होंठों पे सजाता हिबा के चेहरे को देखा, तो हिबा ने भी एक नज़र सारिम को देखते पलकें झुका दी। तो सारिम भी मुस्कुराता हिबा के गिर्द बाजू का हिसार बनाता, उसे अपने साथ लगाता बातें करने लगा। राकिब बात सुन। सारिम ने राकिब जो बाहर जा रहा था पुकारा, तो वो मुड़ के सारिम को देखने लगा। हाँ बोल। राकिब ने सारिम को देखते कहा, इधर बैठ, एक बात पूछनी है। सारिम ने राकिब को कहते उस गार्डन में रखी कुर्सी पे बैठ गया, तो राकिब भी सामने जा बैठा। क्या बात है, तुम्हें मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रहा हूँ, तो कुछ चुप चुप है। सारिम ने कहा, कुछ नहीं यार, तुम्हें लग रहा है, बस आजकल कुछ तबीयत नहीं ठीक। राकिब ने बहाना बनाया। क्या हुआ तुझे, घर में क्यों नहीं किसी को बताया। सारिम ने सीधे होते परेशानी से कहा, हाँ बस यूँ बुखार था हल्का सा, तो मैंने इसीलिए ही नहीं बताया कि सब यूं ही परेशान होंगे। राकिब ने कहा तो सारिम सर हिला गया। ओके, मेडिसिन ली तूने, सारिम ने पूछा। हाँ ली है, मुझे कुछ काम है तो मैं आता हूँ, राकिब कहता और खड़ा हुआ, क्योंकि सामने से अनीता और हिबा आ रही थी। राकिब ने एक नज़र अनीता को देखते नज़रें नीचे किए, अनीता के करीब से गुजरता बाहर निकल गया। अनीता ने भी एक नज़र राकिब को देखते सर झटकती सारिम और हिबा की तरफ मतवजह हुई। अब मैं कोशिश करूंगा अनीता के जितना हो सके तुम्हारे सामने काम आऊँ। राकिब ने गाड़ी में बैठते एक नज़र अनीता को
गार्डन में बैठा देख कर खुद से कहा और गाड़ी स्टार्ट करता बाहर निकला। मासूमा हिबा के कहने के मुताबिक आंखों में काजल और पिंक लिपस्टिक लगाती थी। आज लेकिन आज मासूमा ने पिंक की बजाय रेड लिपस्टिक लगाई थी। आज उसका दिल किया था वजदान ऑफिस गया था और उसे देर हो जानी थी। वजदान ने घर के मुलाजिम से कह दिया था कि वो अपनी बीवी को भी यही सर्वेंट क्वार्टर में ले आए। अब वजदान को मुनासिब नहीं लगा था कि अंबर और मासूमा के घर में सब मेल मुलाजिम ही हों। इस वक्त 6 बज चुके थे और अंबर और मासूमा अंबर के कमरे में बैठी बातें कर रही थी। वाह भाभी, आज तो बहुत प्यारी लग रही हैं, अंबर ने मासूमा से कहा तो मासूमा मुस्कुरा दी। थैंक यू, मासूमा ने मुस्कुराते कहा। देखना आज तो भाई बहुत सी तारीफें करेंगे, अंबर ने मुस्कुराते कहा तो मासूमा भी मुस्कुरा दी। अभी दोनों बातें ही कर रही थी कि वजदान भी आ गया। क्या बातें हो रही हैं? वही, वजदान ने आते मुस्कुरा के दोनों को देखते कहा तो दोनों ही वजदान की तरफ देखने लगी। वजदान की तो नज़र ही मासूमा पे अटक गई। वजदान मासूमा में ही खो गया था। मासूमा जो रेड और ब्लैक कलर की शर्ट और ट्राउजर में स्ट्रोलर लिए, आंखों में काजल, बालों को कैचे लगाए और सबसे बढ़कर होंठों पर रेड लिपस्टिक, वजदान का दिल बेसाख्ता धड़का था। भाई कुछ नहीं, यूं ही अंबर ने कहा तो वजदान जैसे होश में आया था। अच्छा चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ तो खाना खाते हैं, वजदान कहता बाहर चला गया। कुछ देर बाद तीनों ने खाना खाया। कुछ देर अंबर के पास बैठे। वजदान की तो नज़र भटक भटक कर मासूमा पे जा रही थी। जब अंबर सोने के लिए लेट गए तो वजदान और मासूमा कमरे में आ गए। मासूमा मुंह फुलाती बैठ गई तो वजदान दरवाज़ा बंद करता मासूमा के पास आया और उसका मुंह बना देखकर उसके पास बैठा। क्या हुआ मेरी जान को, ऐसे क्यों खफा खफा सी बैठी है? वजदान ने मासूमा के सामने बैठते मासूमा के चेहरे को नजरों के हिसार में लिए कहा तो मासूमा ने वजदान को देखा। आपने मेरी तारीफ नहीं की और अंबर कह रही थी मैं प्यारी लग रही हूँ और ये भी कह रही थी क्या मेरी तारीफ करेंगे? मासूमा ने नाराजगी से कहा तो वजदान मुस्कुरा दिया। उसकी तो नजर ही नहीं हट रही थी मासूमा से। वो तो इसलिए नाराज है मेरी जान, वजदान ने मुस्कुराते कहा तो मासूमा ने सर हिलाया। बहुत प्यारी लग रही हो, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही, दिल कर रहा है तुम्हें ही खतीसता रहूं। वजदान ने कहते मासूमा के चेहरे को हाथों में थामते माथे पे बोसा दिया तो मासूमा शर्म से पलकें झुका गई। वजदान ने पीछे होते मुस्कुरा के मासूमा के चेहरे पे छाए रंगों को देखा। वो हम सो जाएं, मासूमा ने नजरें उठाकर वजदान को देखते कहा, पर वजदान की गहरी नजरों से घबराते नजरें झुका के कहा प्लीज ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? मासूमा ने वजदान को यूं खुद की तरफ दकता पाकर कहा, पर वजदान की तो नजरें मासूमा के होंठों पे थी। दिल था कि अभी मासूमा के होंठों को छू ले। वजदान अपने दिल की मानता बेखुद सा होता मासूमा को समझने का मौका दिए बगैर होंठों पे झुका था। मासूमा तो वजदान के अमल पे घबरा ही गई। दिल अलग तेज रफ्तारी से धड़कने लगा, पूरी तरह कपकपा के रह गई। मासूमा ने सख्ती से आंखें नीचे, अपना कपकपाते हाथ आगे बढ़ाते वजदान के सीने पे रखते पीछे करना चाहा, लेकिन वजदान तो जैसे सब भूले बस मासूमा में खोना चाहता था। वजदान के पीछे ना होने पे मासूमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वजदान को अपने चेहरे पर नमी महसूस हुई तो वजदान नरमी से पीछे हुआ और मासूमा को गहरे सांस लेता और उसे देखकर खुद को कोसा। मासूमा मेरी जान, वजदान ने जल्दी से मासूमा को अपने साथ लगाते मासूमा की कमर से हिलाने लगा, पर मासूमा अपनी धड़कनों को संभालती रोने में मसरूफ थी। ये आपने क्या किया? आप बहुत बुरे हैं, मेरा सांस रुक गया था, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मासूमा ने रोते हुए कहा तो वजदान के लब मुस्कुरा दिया। अच्छा ना मेरी जान, अब रोना तो बंद करो, पानी दूं? वजदान ने प्यार से कहा नहीं, मुझे नहीं पीना और मैं अभी मामू को कॉल करती हूँ, मुझे नहीं रहना आपके पास, आपके साथ पता नहीं आप क्या क्या करते हैं। मासूमा ने मुंह बनाकर कहा। अब रो नहीं रही थी। मासूमा श्योर हूँ तुम्हारा, तुम पे हक है और मैंने क्या गलत किया है? बस तुम्हें ज़रा सा प्यार ही किया है, वजदान ने नरमी से कहा तो मासूमा वजदान को देखने लगी। ये प्यार था? मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार व्यार, मासूमा ने वजदान को देखते कहा तो वजदान मुस्कुरा दिया। अच्छा अब इस बात को जाने दो, हम सो ही जाते हैं और एक बात भी बतानी थी तुम्हें, वजदान ने कहा। पता था, वरना अब मासूमा खफा हो जाएगी, यही बात करते रहे। वजदान का दिल मासूमा को देखकर थोड़ा परेशान तो हुआ था, लेकिन ये नहीं कि वो सोच रहा था कि उसने ठीक नहीं किया। उसका हक था मासूमा पे, जब चाहे वो मासूमा को प्यार कर सकता था। क्या बात बतानी है आपने? मासूमा ने सारी बातें छोड़ते पूछा। वो ये कि हम 1 महीने बाद लाहौर जा रहे हैं, वजदान ने कहा। क्या सच्ची? मासूमा ने खुश होते कहा हाँ मेरी जान, अब चलो सो जाओ। वजदान ने मासूमा की खुशी को देखते मुस्कुराते कहा तो मासूमा भी लेट गई। वजदान उसे अपने हिसार में लेकर लेट गया तो कुछ देर बाद दोनों सो गए थे। अंबर काफ़ी बेहतर हो रही थी, इसलिए वजदान ने सोचा था कि वो चले जाए और अंबर भी कह रही थी जाने की, और सब मिलना चाहते थे अंबर से। वो सब तो यही आना चाहते थे, लेकिन वजदान ने रोक दिया। उसने कहा था वो खुद ही आ जाएंगे 1 महीने बाद। 1 महीना कैसे गुजरा पता ही नहीं चला, सिर्फ मासूमा और अंबर के अलावा, क्योंकि वो बेचैन थी सबसे मिलने के लिए। वो दोनों हर रोज़ वीडियो कॉल करती थी, सबसे बात करती थी, लेकिन मिलने की अलग ही बात होती है। अंबर अब ठीक से अपने कदमों पर चलने लगी थी, लेकिन ज़्यादा देर तक चलने से थक जाती थी। अंबर वही लॉन्ज में बैठी थी और मासूमा अपने कमरे में गई थी।
वहीदान इस वक्त ऑफिस था। जब कैफ आया और अंबर को देखता, सलाम और खैरियत पूछता वहीं बैठ गया। वहीदान नहीं आया अभी तक? कैफ ने पूछा। नहीं। अंबर ने कहा। क्या कोई खास बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो? कैफ ने पूछा तो अंबर सर हिलाती मुस्कुरा दी। जी हम लाहौर जा रहे हैं परसों। सच्ची मैं बहुत खुश हूँ, हम काफ़ी दिन वहाँ रहेंगे। अंबर ने खुश होते बताया तो कैफ अंबर की खुशी देखता तो खुश था, लेकिन खुद उदास भी हुआ। अब न जाने कितने दिन तुम्हें देखे बगैर गुजरेंगे और कैसे। कैफ ने दिल में सोचा। ओके, कैफ बस इतना ही कह सका था। अंबर मुस्कुरा दी। अभी वो दोनों कोई बात करते मासूमा भी आ गई और फिर कुछ देर बाद वजदान भी। मासूमा रात को दूसरे कमरे में आई थी जब इसी वक्त बॉस भी आ गया। आप? मासूमा ने बॉस को देखते कहा। हाँ मैं। तुम आती क्यों नहीं हो यहाँ? मैं कितनी दफ़ा आया हूँ यहाँ, लेकिन तुम इस कमरे में होती ही नहीं हो। मैंने कहा था तुम्हें कि यहाँ आया करो, मुझे तुम्हें देखना होता है। बॉस ने मासूमा को घूरते कहा तो मासूमा ने मुंह बनाया। और मैंने भी कहा था आपसे मैं नहीं आ सकती। मासूमा ने भी कहा। अच्छा क्यों नहीं आ सकती? उससे अपने शौहर की वजह से जो तुम्हारे मुताबिक खड़ूस है। बॉस ने कहा। हाँ है तो सही, पर इतने भी खड़ूस नहीं है। वो हमें लेकर लाहौर जा रहे हैं। मासूमा ने खुशी से बताया। क्या? लाहौर? क्यों और कब? बॉस ने पूछा। वो हम मिलने जा रहे हैं सबसे और कल जा रहे हैं, इसलिए अब आप यहाँ ना आइएगा। मासूमा ने कहा। अच्छा वैसे तुम्हारे लिए खबर है, मैं भी लाहौर ही जा रहा हूँ। बताओ कहाँ है घर जहाँ तुम जा रही हो, मैं वहाँ आ जाऊँगा। बॉस ने कहा। मैं क्यों बताऊँ आपको? मासूमा ने कहा तो बॉस ने उसे देखा। अच्छा ना बताओ, मैं खुद ढूंढ लूँगा। बॉस ने कहा। अच्छा वैसे आप ये मास्क क्यों पहनते हैं? मासूमा ने पूछा। वो इसलिए कि तुम मेरा चेहरा ना देखो, बाद में दिखाऊंगा जब वक्त आएगा। बॉस ने कहा तो मासूमा सर हिला गई। ओके अब आप जाएं, मासूमा ने कहा तो बहुत भी सर हिलाता बालकनी की तरफ बढ़ा। ओके फिर मिलते हैं लाहौर। बहुत कहता बालकनी से निकलता गया तो मासूमा भी कमरे से निकल गई। इस वक्त बॉस और डीके बैठे हुए थे। बी और अली यहाँ नहीं थे। बॉस यार एक बात कहूँ, डीके ने कहा तो बॉस जो कुछ पेपर देख रहा था उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। हाँ बोल। बॉस ने कहा। तुम भाभी को बता क्यों नहीं देते सब? डीके ने कहा। नहीं वो नहीं समझेगी, एक कोशिश कर चुका हूँ। बॉस ने कहा। तो बाद में भी भाभी को पता चलेगा तब क्या होगा? और वो अगर तुमसे नाराज़ हो गई या वो। डीके अभी कुछ कहता जब बॉस ने उसकी बात काटी। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वो सब खत्म कर दूंगा जिससे मासूमा मुझसे दूर जाए। बॉस ने जुनून से कहा तो डीके खामोश होकर रह गया। सारिम आपने राकिब भाई से पूछा, कब कुछ बताया उन्होंने? हिबा ने सारिम से पूछा। नहीं यार कुछ नहीं बताया, यही कहा कि बस तबीयत ठीक नहीं है और घर। इसलिए नहीं बताया कि सर यूं ही इसलिए नहीं बताया कि सब यूं ही परेशान होंगे। सारिम ने बताया। अच्छा। हिबा बस इतना ही कह सकी। खैर वो अब नहीं बताना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं? सारिम ने कहा तो हिबा ने सर हिलाया। कल भाई मासूम और अंबर आ रहे हैं तो एयरपोर्ट से लेने कौन जाएगा? हिबा ने कहा। वो राकिब कह रहा था वो जाएगा। सारिम ने कहा। ओके आप जाएं, अब काफ़ी रात हो गई है। हिबा ने कहा। हाँ जाता हूँ। सारिम ने मुस्कुरा के कहते हिबा के माथे को छूते दोनों गालों पे बोसा देता मुस्कुरा के हिबा के शुभ चेहरे को देखता बाहर बढ़ा। तो हिबा भी मुस्कुरा के सारिम को जाता देख कर खुद भी सोने के लिए लेट गई। आज वजदान भाई मासूमा और अंबर आ रहे हैं और तुम यहाँ बैठी हो, क्या हुआ? हिबा ने अनीता के कमरे में आते कहा। अनीता को भी अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। राकिब उसके सामने ज़्यादा नहीं आता था, बस खाते वक्त ही उसके सामने आता था। कुछ नहीं, कोई काम था? अनीता ने ज़रा मुस्कुरा के कहा। हाँ अगर कर सको तो बिरयानी बनाने में कुछ हेल्प कर दो। मम्मा और शगुफ्ता ताई और सदाफ ताई ने बाकी तो बना लिया है, बस बिरयानी रह गई है और तो वो हम दोनों मिलकर बना लेते हैं। हिबा ने कहा। ठीक है चलो। अनीता कहती हिबा के साथ किचन की तरफ बढ़ गई। वही दान मासूम और अंबर को राकिब लेने गया था। सब घर पहुंच चुके थे, सब एक दूसरे से मिलकर लाउंज में ही बैठ गए थे। सब मासूमा को खुश देख कर पुरसकून थे कि वो अब यहाँ रहने की जिद नहीं करेगी और अंबर को भी यही से ही सलामत देखकर खुश थे। मामानी जान बहुत भूख लगी है, खाने में क्या है? मासूमा ने पूछा। जो बातें कर रहे थे मासूमा की बात सुनते मुस्कुरा दिए। वजदान भी उसे देखता मुस्कुरा दिया। बेटा तुम्हारा और अंबर का फेवरेट ही बना है। सदर बेगम ने अपने पास बैठी अंबर और मासूमा जो शगुफ्ता बेगम के साथ बैठी थी कहा तो दोनों मुस्कुरा दी। ओके फिर हम फ्रेश हो जाएं तो खाते हैं। मासूमा ने खड़े होते कहा। हाँ जाओ बेटा। अनीता मासूमा और वजदान का कमरा इन्हें बता दो और अंबर का भी, कुलसूम बेगम ने कहा। तो अनीता भी सर हिलाते खड़ी होगी। आ जाओ तुम दोनों, अनीता ने कहा तो मासूमा और अंबर उसके साथ ऊपर को बढ़ गई। बेटा तुम भी जाओ, फ्रेश हो जाओ, कुछ देर रेस्ट कर लो, फैसल साहब ने वजदान से कहा। जी खालू जान। वजदान उनसे कहता खुद भी मासूम और अनीता अंबर के साथ ऊपर बढ़ गया। कुछ देर बाद सभी फ्रेश होते कुछ देर रेस्ट करके खाने के लिए आ गए थे। वो अलग बात ही मासूमा थोड़ा सा खा चुकी थी। सभी खाना खाते काफ़ी देर बैठे बातें करते रहे और फिर राकिब सारिम और वजदान भी सब बड़ों के जाने के बाद कुछ देर बैठे रहे। अंबर मासूमा हिबा और अनीता के कमरे में बैठी बातों में मसरूफ़ थी।
चलो यार मैं चलता हूँ, काफ़ी रात हो गई है। वजदान ने खड़े होते कहा तो राकिब और सारिम भी उठ खड़े हुए। हाँ ठीक है, हम भी सोते हैं, सारिम कहता कमरे की तरफ चला गया तो वजदान राकिब की तरफ देखने लगा। राकिब ने आईब्रो उचकाते वजदान को खुद की तरफ यूं तकता पाकर सवालिया देखा। ऐसे क्या देख रहे हो, पहले कभी नहीं देखा। राकिब ने मुस्कुरा के कहा देखा है, पर तू बता तुझे क्या हुआ है। मैं शाम से देख रहा हूँ तू खामोश है, क्या अनीता से फिर कोई बात हुई, वजदान ने पूछा। अब और क्या बात होनी है, जो थी वो हो चुकी है, वो तो अब मुझसे बात ही नहीं करना चाहती, राकिब ने कर्ब से तंजिया कहा। तो वजदान ने अफसोस से राकिब को देखा। यार सब ठीक हो जाएगा, तू क्यों इतना परेशान है। वजदान ने तसल्ली दी। वजदान ने कब देखा था राकिब को इतना खामोश, वो भी राकिब के लिए परेशान था। यार कब होगा सब ठीक, जब उसकी शादी किसी और से हो जाएगी तब। राकिब ने वजदान को देखते कहा तो वजदान खामोश होकर रह गया। अच्छा ठीक है, अभी तो कमरे में चल, कल बात होगी इस बारे में, वजदान ने कहा। तो राकिब खामोशी से वहां से बाहर की तरफ बढ़ गया और वजदान अपने कमरे की तरफ। कोई घर का फर्द था जो दोनों की बातें सुन चुका था। इन दोनों के जाने के बाद वो भी अपने कमरे में चला गया। वजदान कमरे में आया तो मासूमा को न पाकर अनीता के कमरे की तरफ बढ़ा। जानता तो वही होगी मासूमा। दरवाज़ा नॉक करते अंदर गया तो बेड पे वो चारों ही बैठी मिली। भाई आपको कुछ चाहिए, हिबा ने पूछा। क्योंकि मासूमा ने कहा था वजदान से कह देगी वो यही इनके साथ आज रात सोएगी, तो इनके ख्याल में ये था कि वो कह चुकी है वजदान से। हाँ मासूमा को लेने आया था। मासूमा आ जाओ, रात काफ़ी हो गई है, चलकर सो जाएं, वजदान ने हिबा से कहते मासूमा से चलने को कहा। नहीं आज मैं यही अनीता आपी, अंबर और हिबा आपी के साथ सोऊंगी, मासूमा ने कहा। तो वजदान जब्त करके रह गया और अब वो क्या कहता। ओके फिर मैं जाकर सो जाऊं, वजदान कहता कमरे का दरवाज़ा बंद करता चला गया। मासूमा गुड़िया चली जाओ, कहीं भाई नाराज़ ना हो जाए, हिबा ने वजदान के जाते कहा। तो क्योंकि वजदान खुद लेने आए थे, आप ही नहीं होते आए, हम बातें करते हैं, मासूमा ने कहा। तो हिबा भी खामोश हो गई। कुछ देर और बातों के बाद हिबा, मासूमा, अंबर और अनीता वहीं एक बेड पे लेट गई। अंबर और अनीता बातों में मसरूफ थी, लेकिन मासूमा सोने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब मासूमा करवट पे करवट बदल रही थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। शायद नहीं, यकीनन वजदान की आदत होने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। ये बात जो कब से नोट कर रही थी, आखिरकार खुद ही बोल पड़ी। क्या हुआ मासूमा, नींद नहीं आ रही क्या, हिबा ने पूछा। तो मासूमा उठ बैठी। जी आपी, नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, मासूमा ने मुंह बनाते कहा। तो हिबा के साथ अनीता और अंबर भी मुस्कुरा दी। अच्छा तो शायद जगह चेंज हुई है, इसलिए ऐसे हो रहा हो, हिबानदा ने अंदाज़ा लगाया। मासूमा अभी कुछ कहती कि दरवाज़ा नॉक हुआ। तो अंबर और अनीता और हिबा जो मासूमा की तरफ मतवजह थी, दरवाज़ा नॉक होने पे इजाज़त दी तो राकिब आ गया। भाई ये क्या है, अंबर ने राकिब से कहा। ये पिज़्ज़ा है, तुम्हारे और मासूमा के लिए ऑर्डर दिया था, वो अभी लेकर आया है, राकिब ने मुस्कुरा के कहते अंबर को पकड़ाया। मासूमा भी खुश हो गई। थैंक यू भाई, अंबर ने मुस्कुराते कहा। तो राकिब भी मुस्कुरा दे और कदम बाहर बढ़ाए। अभी दरवाजे में था, हिबा की आवाज़ पे रुका। आपी, मासूमा ने कहा। तो हिबा उसकी तरफ मतवजह हुई। क्या हुआ मासूमा, क्यों नहीं आ रही नींद, हिबा ने फिर से कहा। आपी पहले भी तो आती थी, जगह चेंज करने थे। हाँ शायद वजदान मुझे हक करके सोते हैं, इसलिए अब नहीं आ रही, मासूमा ने खुद ही कहा। तो हिबा, अनीता और अंबर ने अपनी हंसी रोकी और दरवाज़ा खोलता राकिब भी मासूमा की बात सुनता मुस्कुराता बाहर निकला। हाँ इसलिए नहीं आ रही, अच्छा जाओ फिर पिज़्ज़ा खाकर वजदान भाई के पास जाकर सो जाना, अनीता ने मुस्कुराते कहा। तो मासूमा सर हिला गई। ओके पहले पिज़्ज़ा खा लूँ फिर जाती हूँ, मासूमा ने कहा। तो चारों पिज़्ज़े खाने लगी। मासूमा मेरी जान, ऐसे कोई भी मियाँ बीवी की बात किसी को नहीं बताते, ठीक है, और शोहर की हर बात मानते हैं, ऐसे किसी चीज़ से मना भी नहीं करते, गुनाह होता है, मना करना ठीक है। हिबा ने पिज़्ज़ा खाती मासूमा को जितना हो सका था उतना समझाने की कोशिश की। ओके आप ही, क्या ये बात भी नहीं बतानी थी, मासूमा ने पिज़्ज़ा खाते कहा। तो अंबर और अनीता मुस्कुरा दी। हाँ कोई भी बात नहीं बताते, हिबा ने कहा। ओके मासूमा कहती पिज़्ज़े की तरफ मतवज्जो हुई। राकिब बाहर आया तो सारिन जो हिबा के कमरे में गया था, लेकिन उसे ना पाकर वजदान के कमरे का दरवाज़ा खुला और किसी से मोबाइल पे बात करता देखकर उसके पास आ गया। तो राकिब इनके पास ही आ गया। वजदान की कॉल रखते ही राकिब वजदान से मुखातिब हुआ। तो क्या तुम्हें बगैर हक के नींद आ जाएगी, राकिब ने सीरियस अंदाज में कहा। तो वजदान के साथ सारिम ने भी हैरत से राकिब की बात सुनी। क्या मतलब, वजदान ने सवाल कहा। वो मासूमा को नहीं आ रही ना, तो इसलिए पूछ रहा हूँ, राकिब ने कहा। तो सारे हंस पड़ा। वजदान भी राकिब की बात सुनता और समझता है उसके भागने से पहले ही से पकड़ चुका था। तुझे मैं बताता हूँ, वजदान ने कहते राकिब को बेड पे गिराते एक दो मुक्के उसे दे मारे। बस कर, राकिब ने हंसते हुए कहा। तो वजदान ने राकिब को घूरते पूछा, घूरते पीछे हुआ, दफा हो यहाँ से तू, वजदान ने राकिब को घूर कर देखते कहा। तो राकिब भी हंसता बाहर को बढ़ा। जा रहा हूँ मैं, और आती होगी मासूमा भी, पिज़्ज़ा खा रही है, देकर आया हूँ, राकिब ने जाते वजदान को बताते बाहर निकला। ओके मैं भी फिर चलता हूँ,
सारिम ने मुस्कुराते कहा तो वजदान सर हिला गया। ये लड़की भी ना बिल्कुल पागल है, वजदान ने दिल में कहा, पर खुश भी हुआ था। मासूमा को उसकी आदत हो रही है। मासूमा को वजदान के बगैर नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद मासूमा कमरे में आई तो वजदान बेड पे बैठा देखकर दरवाज़ा बंद करती उसके पास बेड पर आकर बैठ गई। अब क्यों आई? तुम्हें तो सबके साथ सोना था ना, वजदान ने मासूमा को देखते कहा तो मासूमा ने मुंह बनाया। अब मैं क्या करती, मुझे तो वहाँ नींद नहीं आ रही थी, इसलिए आ गई, मासूमा ने कहा। अच्छा, वो क्यों नहीं आ रही तुम्हें नींद? वजदान ने कहा, वो आप मुझे हक करके सोते हैं ना, इसलिए। वहाँ कोई हक करने वाला नहीं था, इसलिए शायद अब लेट जाए ना, मुझे नींद आ रही है, मासूमा ने जमाई रोकते कहा। तो ये बात तुमने सबको बताई है हक वाली? वजदान ने नरमी से कहते मासूमा का दुपट्टा गले से उतार कर साइड पे रखते कहा। जी वो मुझे क्या पता था, ये भी नहीं बताते, मुझे लगा सिर्फ किस वाली बात किसी को नहीं बताते। आपने उस दिन यही तो कहा था, और अब हिबा आपी ने बताया है कि कोई भी बात नहीं बताते और शोहर को किसी चीज़ से मना भी नहीं करते, गुनाह होता है, मासूमा ने कहा। शुक्र है हिबा का कुछ तो उसे समझाया, वरना मैं तो बच्ची को संभाल रहा था, वजदान ने दिल में सोचा। अच्छा अब लेट जाए ना, मुझे नींद आ रही है, मासूमा ने वजदान का बाजू पकड़ते कहा। तो वजदान मासूमा को अपने बाजू के हिसार में लेकर लेट गया और मासूमा के माथे पर बोसा देता गालों को छुआ तो मासूमा के चेहरे का रंग पल में शर्म से सुर्ख हुआ था। आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थी। वजदान ने मुस्कुरा के देखते नरमी से मासूमा के होंठों को छूते पीछे हुआ। चलो सो जाओ, वजदान ने कहा। वजदान के होंठों पे मासूमा का मज़ाहमत ना करने पे मुस्कुराहट आई। मासूमा भी यूं ही बिना पलकें खोले गुलाबी चेहरे के साथ सर हिलाती कुछ देर में ही सो गई। तो वजदान भी सोने के लिए आंखें मूंद गया। सुबह से अपने खुशगवार माहौल में खाना खाया और फिर बातों में मसरूफ हो गए। यूं ही सारा दिन गुजर गया था। शाम होने को थी, सब बड़े और राकिब, सारिम और वजदान लॉन्ज में बैठे थे और मासूमा, अनीता, अंबर और हिबा अभी उठकर कमरे में गई थी। हमने एक फैसला किया है, वजदान भी यही तो सबके सामने मैं बात कर देता हूँ, फैसल साहब ने कहा। तो राकिब और वजदान समेत सब उनकी तरफ मतवज्जो हुए। फैसल साहब और सदर बेगम रात को ही सारिम से बात कर चुके थे, उसे भी कोई एतराज़ नहीं था। बाकी बड़े तो पहले ही जानते थे कि वो क्या बात करने वाले हैं। कैसा फैसला? राकिब ने पूछा। हमने अनीता का रिश्ता तुम्हारे लिए मांगा है, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो, फैसल साहब ने कहा। तो राकिब का दिल एकदम तेज से धड़कने लगा। उसे लगा उसने कुछ गलत सुन लिया हो। क्या कहा आपने? राकिब ने बेसाख्ता हैरत से पूछा। तो वजदान, सारम के साथ बाकी सब भी मुस्कुरा दिए। फैसल साहब ने घूर कर राकिब को देखा। मैं और सदफ तुम्हारे लिए अनीता का रिश्ता भाईजान और भाभी से मांग चुके हैं, तो इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। फैसल साहब ने हतमी फैसला सुनाया तो राकिब को यूं लगा जैसे किसी ने दोबारा उसे ज़िंदगी की नवीद सुना दी। बाबा, आपको किसने कहा मैं इनकार करूंगा? मेरी तरफ से हाँ है, बल्कि आप चाहें तो आज ही शादी कर लो, राकिब बेइंतहा खुश होते बेसाख्ता कहा। तो फैसल साहब तो अपने बेशरम बेटे को देखते रह गए। बाकी सब भी मुस्कुरा दिए। इतनी भी क्या जल्दी है? वजदान ने मुस्कुराते कहा। राकिब ने घूरा तो वजदान मुस्कुरा दिया। राकिब जो एक महीने से ये समझ रहा था कि अनीता की शादी किसी और से हो रही है, आज दिल जैसे बेहद पुरसकून हुआ था, जैसे चाहा वो खुद, जिसे चाहा वो खुद ही उसे मिल रही थी। बेशर्म कहीं के, जरा शर्म नहीं तुम्हें? फैसल साहब ने कहा। तो राकिब भी अब खुद की बेवखुदी पे खफीफ सा मुस्कुरा दिया। राकिब दिल ही दिल में खुद से अहद कर चुका था कि वह अनीता से माफ़ी मंगवा लेगा, अब तो वह हमेशा के लिए उसकी ही होने वाली थी। इस सोच के आते ही राकिब के लब मुस्कुराहट में ढले थे। अच्छा भाभी, आप अनीता से भी उसकी मर्जी पूछ लें, सदफ बेगम ने शगुफ्ता बेगम से कहा। हाँ अभी पूछ कर आती हूँ, शगुफ्ता बेगम कहती ऊपर अनीता के पास चली गई। और राकिब अब दिल ही दिल में अनीता की हाँ के लिए दुआ करने लगा। अनीता बेटा, एक बात करनी है तुमसे, शगुफ्ता बेगम ने आते साथ अनीता से कहा। अनीता जो अपने कमरे में आई, मासूमा, अंबर और हिबा दूसरे हिबा के कमरे में थी। क्या बात है मम्मा? अनीता ने पूछा। तो शगुफ्ता बेगम ने उसे बेड पे बैठने का कहकर खुद भी साथ बैठ गई। हमने तुम्हारा रिश्ता राकिब से कर दिया है, शगुफ्ता बेगम ने कहा। तो अनीता ने हैरत से देखा। क्या कह रही हैं आप? मैं नहीं कर सकती, ये मुझे नहीं करनी राकिब से शादी, अनीता ने बगैर लिहाज किए कहा। तो शगुफ्ता बेगम ने देखा। अनीता, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी शादी तो तुम्हारी राकिब से ही होगी, और क्या मसला है आखिर की शादी नहीं करनी? शगुफ्ता बेगम ने कहा। प्लीज़ मम्मा, मुझे नहीं, आप जाकर सबको, मुझे नहीं करनी, आप जाकर सबको कह दें, अनीता ने शगुफ्ता बेगम से कहा। वो खामोश होकर होकर चली गई। हिबा जो अभी इसके कमरे में आई थी, वो भी बिना अनीता से बात किए बाहर चली गई। क्या कहा अनीता ने? सदर बेगम ने पूछा। उन्हें उम्मीद थी कि अनीता की तरफ से हाँ ही होगी, और राकिब का दिल तेजी से धड़क रहा था। हाँ बस यूँ अचानक पता चला तो शादी से इनकार कर रही है, लेकिन आप सब हाँ ही समझें, बस हम तैयारी करते हैं, शगुफ्ता बेगम ने कहा। तो राकिब का दिल दुखा, जानता था साफ इनकार किया होगा। सब कुछ पल में खामोश हुए, फिर सब भी यही सोच कर बातें कहने लगे। तो राकिब खामोशी से वहाँ से उठ गया, और वजदान सारिम भी। सारिम अनीता से बात करने के लिए उसके कमरे में चला गया। वो खुद एक बार पूछना चाहता था कि वो इनकार क्यों कर रही है।
सारिम ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था, इसलिए अनीता के पास उसका जवाब लेने खुद आया था। भाई आप अनीता यूं यूं ही बैठकर सोच में गुम थी। सारिम को देखते उसकी तरफ मतवज्जा हुई। तुमने शादी से इनकार क्यों किया? कोई वजह है तो बताओ। सारिम ने उसके पास बैठते नरमी से कहा। भाई वो अनीता सोच में पड़ी। अब क्या कहे, क्या बताओ अनीता? क्या बताओ अनीता? कोई इनकार करने वाली बात है तो मैं खुद तुम्हारे साथ दूंगा। क्या किसी और से प्यार करती हो? सारिम ने प्यार से कहा। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। भाई वो मुझसे लड़ते हैं, इसलिए नहीं करना चाहती। अनीता ने बहाना बनाया। अब वो क्या कहती? ये तो कोई बात नहीं अनीता, वो तो मजाक में लड़ता है, ये तुम भी जानती हो, सारिम ने कहा। भाई प्लीज, अनीता ने धीमी आवाज में कहा। अभी सारिम कुछ कहता, वजदान की आवाज पे मतवज्जा हुआ। सारिम, मैं बात कर लूं अनीता से? वजदान ने सारिम से कहा। तो वो सर हिलाते खड़ा होता कमरे से निकल गया। तो वजदान अनीता के पास आया। अनीता कुड़िया, इस बात को लेकर इनकार ना करो। तुम जानती हो वो नशे में था, वरना राकिब कभी ऐसी सोच भी नहीं सकता है। वहीदान ने नरमी से ही कहा। भाई आप सब जानते हैं, फिर भी मुझे कह रहे हैं, और चाहे वो नशे में थे, लेकिन जो किया उन्होंने मेरे साथ। अनीता ने नम आवाज में कहा। तो वजदान खामोश हो गया। अनीता गुड़िया, राकिब खुद अपनी किए पर परेशान है और खुद अजियत में है। वजदान ने कहा। भाई प्लीज, मुझे नहीं करनी, आपसे कह दें। अनीता ने कहा। अनीता, मैं कोई इनकार नहीं सुन रहा, बस तुम दोनों की शादी है, अब मैं करवा के ही जाऊंगा, बस 15 दिन में है, अपना जहन बना लो। वजदान ने जरा सख्त लहजा अपनाते कहा। तो अनीता खामोशी से नम आंखों से खफा होते वजदान को देखने लगी। वजदान ने खामोशी से अनीता के सर पे हाथ रखते बाहर चला गया और अनीता वहीं बेड पर बैठी रोने लगी। इतनी जल्दी तो वो भी हार नहीं मानने वाली थी। राकिब जब वजदान को अनीता के कमरे में जाता देख चुका था, वजदान के बाहर निकल तो जल्दी से वजदान के पास आया। क्या कहा अनीता ने? राकिब ने बेचैनी से पूछा। राकिब जानता था वजदान उसके लिए ही बात करने गया है। नहीं मान रही थी, लेकिन मैं क्या आया हूँ कि मैं कोई इनकार नहीं सुनूंगा, और ये भी कि अपना जहन बना ले, मैं शादी करवा कर ही यहाँ से जाऊंगा। वजदान ने कहा। तो राकिब कुछ पल के लिए खामोश हो गया। मैं खुद एक दफ़ा बात करता हूँ। मैं ये रिश्ता किसी भी बात को दिल में रखकर शुरू नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता अनीता बिना मुझे माफ़ किए मुझसे शादी करे, राकिब ने कहा। राकिब, पर मेरी बात सुनो। अगर अनीता ज़्यादा गुस्सा हुई तो? वजदान ने समझाना चाहा। नहीं वजी, एक दफ़ा मैं बात करूंगा, राकिब कहता है बिना वजदान की बात सुने अनीता के कमरे की तरफ बढ़ा। तो वजदान भी खामोश होकर रह गया। राकिब बिना वजदान की बात सुने अनीता के कमरे का दरवाज़ा नॉक करता इजाज़त मिलने पे अंदर आया। तो अनीता उसे सामने ही दिखाई दी, जो बेड पे अपने ख्यालों में खोई बैठी थी। अनीता राकिब को देखती जल्दी से खड़ी हो गई। आप यहाँ क्यों आए हैं? जाएं यहाँ से, वरना मैं चीखूंगी, किसी को बुला लूंगी, अनीता ने गुस्से से कहा। अनीता, बस आज एक बात सुन लो। क्यों कर रही हो इनकार? क्यों कर रही हो इनकार शादी से? क्या तुम मुझे इतना भी काबिल नहीं समझती? एक बार, बस एक बार माफ़ कर दो। राकिब ने अनीता को देखते फरियाद किया। नहीं कर सकती ना आपको माफ़, और शादी का तो सोचिएगा भी मत। जाएं अब यहाँ से, अनीता ने राकिब को देखते सख्त लहजे में कहा। पर राकिब आज हर तरीका अपनाना चाहता था माफ़ी के लिए। वो कुछ भी कर सकता था। वो यूं अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से जाता हुआ नहीं देख सकता था। इश्क कर बैठा हूँ तुमसे, ज़िंदगी बन चुकी हो तुम मेरी, क्यों समझ नहीं रही? तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा, प्लीज़ यूं ना करो, राकिब ने बेबसी से कहा। अनीता तो हैरत से राकिब को अपने लिए इजहार मोहब्बत सुन रही थी। उसने तो सोचा भी नहीं था कि राकिब उससे प्यार करता है। एक पल के लिए तो दिल किया माफ़ कर दे, लेकिन दूसरे ही पल जैसे पत्थर की हो चुकी थी, कसम खा चुकी जैसे कि राकिब को कभी माफ़ नहीं करेगी। क्यों मुझे बार बार तकलीफ देते हैं? आखिर क्यों नहीं छोड़ देते मुझे? मसला क्या है आपके साथ? अनीता दबी आवाज़ में घुर्राई। राकिब जो आज फिर से एक दफ़ा एक उम्मीद लेकर आया था कि शायद मोहब्बत के इजहार के बाद अनीता मान जाएगी, उसे माफ़ कर देगी। दिल करची करची हुआ था। ठीक है, चला जाऊंगा, छोड़ूंगा, फिर ढूंढोगी भी तो नहीं मिलूंगा, कभी नहीं, राकिब कहते बिना दूसरी बात किए एक नज़र जब्त से सुर्ख आंखों के साथ अनीता को देखता कमरे से निकलता गया था। और अनीता साकित थी खड़ी, राकिब की पुश्त से देख रही थी। राकिब अनीता के पास से जाता घर से ही निकल गया था। किसी को भी ये ख्याल नहीं आया था, लेकिन अब रात के वक्त जब सब खाने पे बैठे तो सब ने ही राकिब का ना होना नोट किया। अनीता को खुद अंबर और मासूमा ज़बरदस्ती बाहर लेकर आई थी। उसका तो दिल ही नहीं कर रहा था बाहर आने को। अनीता का दिल खुद अजीब से बेचैन सा था, जैसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी ये राकिब कहाँ है, आया क्यों नहीं खाने के लिए। फैसल साहब ने राकिब को ना पाकर कहा। पता नहीं कहाँ गया है, घर तो नहीं है, ज़रूर किसी दोस्त के पास गया होगा, सदफ बेगम ने कहा। तो अनीता के हाथ खाना खाते रुक गए। वजदान की भी नज़र अनीता पे गई थी, जिसका चेहरे पे इस बात पे एक रंग आकर गुजरा था। क्या वो सच में दूर चले गए? अनीता के दिल में ख्याल आया, लेकिन गहरा सांस लेकर खुद को पुरसकून किया था। जैसे मुझे क्या,
जहाँ मर्जी जाए। अनीता ने दिल में खुद को कहा। सदर बेगम के कहने पे फैसल साहब भी खामोश हो गए और सब फिर से खाने की तरफ मतवज्जा हुए। लेकिन वजदान को अब राकिब की वजह से परेशानी हो रही थी कि कहीं उल्टा सीधा कुछ कर ना ले। सब खाना खाकर कुछ देर बाद अपने कमरों में चले गए और मासूमा, अंबर, अनीता और हिबा के पास बैठ गई। वजदान गार्डन में आता राकिब को कॉल करने लगा, लेकिन वो उठा ही नहीं रहा था। कॉल क्यों नहीं उठा रहा बेवकूफ़, वजदान ने खुद से बुड़बुड़ाते कहा। सारिम भी उसे देखता वहीं उसके पास आ गया। क्या हुआ, किसे कॉल कर रहे हो और इतने परेशान क्यों है तू, सारिम ने वजदान के पास आते पूछा। यार राकिब कॉल नहीं उठा रहा, तुझे पता है इस वक्त कहाँ होगा, वजदान ने सारिम से पूछा। हाँ शायद अपने दोस्तों के साथ, सारिम ने कहा। किसी दोस्त को कॉल करके पूछ फिर, वजदान ने कहा। यार आ जाएगा वो, सारिम ने कहा। नहीं तू कर तो सही, वजदान ने कहा। ओके करता हूँ, सारिम ने कहते राकिब के दोस्तों को कॉल करने लगा, लेकिन सब ने यही कहा कि उनके साथ नहीं है। कहाँ गया हुआ है ये, वजदान ने परेशानी से कहा। शायद अपने फ्लैट पे होगा, सारिम ने कहा। चल फिर वहाँ चलते हैं, वजदान ने कहा। तो सारिम खामोशी तो उसके साथ गाड़ी में बैठता बाहर निकल गया। गाड़ी फ्लैट के बाहर खड़ी की तो वजदान के साथ सारिम भी बाहर निकला। सारिम तो यहाँ रुक, मैं लेकर आता हूँ, वजदान ने कहा। पर मैं यहाँ क्या करूँगा, सारिम ने कहा। 2 मिनट में आता हूँ लेकर, तू यहीं रह, बैठ गाड़ी में आराम से और फ्लैट नंबर बता दे, वजदान ने कहा। ओके जा तू, सारिम ने कहते फ्लैट नंबर बताया तो वजदान सर हिलाता आगे बढ़ा। ये फ्लैट राकिब ने 2 महीने पहले लिया था। वजदान ने फ्लैट का दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से कोई आवाज़ ना आई। 2 से 3 बार नॉक करने के बाद राकिब ने दरवाज़ा खोला और एक नज़र वजदान को देखता खामोशी से कमरे में जाता सोफे पे बैठ गया। वजदान राकिब की जब्त से सुर्ख आंखें और चेहरे पे छाई तकलीफ देखता परेशान होता उसके पीछे आया। दरवाज़ा यूं ही खोला था, पर कमरे में सिगरेट की स्मेल से और सामने पड़ी हुई सिगरेट देख वजदान को राकिब पे बेहद गुस्सा आया था। ये क्या हरकत है राकिब, वजदान ने कहा। तो क्यों आया यहाँ, छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे, राकिब ने कहते एक और सिगरेट लेनी चाहिए तो वजदान ने आगे बढ़कर उसके हाथ से खींच कर नीचे फेंकी। राकिब ये क्या हाल बनाया है, मान जाएगी अनीता, तू यूं खुद को क्यों तकलीफ दे रहा है, वजदान ने उसके पास बैठते राकिब के कंधे पे हाथ रखते कहा। और राकिब वजदान की तसल्ली पे वजदान के गले लगता रोने लगा। तो वजदान को राकिब का को यूं रोते देखता और परेशान हुआ। सारिम जो कुछ सोचकर अंदर आया था कि कमरे के दरवाजे पे खड़ा दोनों की बातें सुनने लगा। यार अगर यूं करेगा, हिम्मत हारेगा तो फिर सब कैसे ठीक होगा, वजदान ने कहा। यार क्या करूं मैं, अनीता मुझसे बात नहीं करना चाहती। मैंने सोचा था कि जब मैं अनीता को बताऊंगा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं तो वो मुझे माफ़ कर देगी, लेकिन वो मुझे मेरे गुनाह के लिए माफ़ नहीं करेगी कभी भी। काश मुझसे वो सब ना हुआ होता, राकिब ने बेबसी से रोते हुए कहा। सारिम को हैरत के साथ परेशानी भी हो रही थी। यानी कोई बात थी, तूने जानबूझकर नहीं किया था राकिब, खुद को यूं मत कह, नशे में था तू, वजदान ने कहा। राकिब ने पीछे होते अपने आंसू साफ किए और वजदान को देखने लगा। यार प्लीज़ अनीता को क्या है, मुझे माफ़ कर दे, अनीता को मैं खोना नहीं चाहता, उससे अलग होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, राकिब ने वजदान से कहा। हाँ मैं करूँगा और इंशाल्लाह अनीता भी माफ़ कर देगी, वो समझदार है, समझ जाएगी, अभी बस थोड़ा गुस्से में है, वजदान ने कहा। तो राकिब सर हिला गया। चल अब घर चलो, उठो और अब खबरदार जो तुझे रोते हुए देखा, वजदान ने कहा। नहीं मुझे नहीं जाना, अनीता से सामना नहीं करना चाहता, राकिब ने कहा। क्यों नहीं करना चाहता, चल उठ, चल मेरे साथ, जाके मुंह धोकर आओ बाहर, सारिम गाड़ी में इंतज़ार कर रहा है हमारा, उसे गाड़ी में बैठा के आया हूँ, वजदान ने कहा। साथ ज़बरदस्ती राकिब को खड़ा किया तो राकिब वॉशरूम चला गया और सारिम दबे पाँव बाहर निकल गया। अनीता और राकिब के दरमियान कुछ तो बहुत बड़ी बात हुई है जो मुझसे छुपा रहे हैं। आखिर इसी ऐसी क्या बात है जो भी है वजदान से ज़रूर पूछूंगा, सारिम ने कहा। सारिम अपनी सोचों में ही था कि वजदान और राकिब भी आ गए। चलें, वजदान ने सारिम से कहा। हाँ चलो, सारिम ने एक नज़र राकिब पे डाली जिसकी आंखें बेहद सुर्ख थीं। राकिब को एक नज़र देखते सारिम ड्राइविंग सीट पे बैठा था तो राकिब पीछे और वजदान अगली सीट पे जा बैठा। तो सारिम ने भी गाड़ी स्टार्ट की। घर आते ही राकिब खामोशी से कमरे में चला गया। सारा रास्ता भी वो खामोश ही रहा था। वजदान लाउंज में दाखिल होने लगा तो सारिम ने आवाज़ देते रोक लिया। वजदान रुको, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, सारिम ने कहा। तो वजदान उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। हाँ बोल, क्या पूछना है, वजदान ने कहा। तो सारिम ने गार्डन में बैठने का कहा और दोनों वहीं बैठ गए। मुझे सच बताना वजदान, राकिब और अनीता के दरमियान ऐसी क्या बात हुई है जो मुझे नहीं पता, अब सच बताना मुझे, मैं फ्लैट में सुन चुका हूँ, राकिब को रोता देख चुका हूँ। सारिम ने वजदान के बोलने से पहले ही बता दिया कि उसे मालूम हो चुका है कि कोई बात तो है।
अगर तुम सुन चुके हो तो मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा, लेकिन मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनना। वजदान ने सारिम से कहा। अब सारिम सुन चुका तो अब सारिम से छुपाने का क्या फ़ायदा था। ओके बता क्या बात है, सारिम ने कहा। तो वजदान ने उसे सारी बात बता गया। जैसे सुनकर सारिम को राकिब पे गुस्सा तो आया, लेकिन फिर ये सोचकर पुरसकून हुआ कि राकिब ऐसी गिरी हुई हरकत होश में कभी नहीं कर सकता था। इसीलिए राकिब की ऐसी हालत है। और अनीता भी शादी नहीं करना चाहती। सारिम ने कहा। तो वजदान सर हिला गया। अगर अनीता नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहता कि अनीता के साथ इस मामले में कोई अपनी मर्जी उस पर डाले। वो जो चाहे फैसला कर सकती है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि राकिब ठीक नहीं है। राकिब अनीता के लिए बेस्ट है। मैं जानता हूँ अगर उससे कोई गलती हुई है, चाहे वो होश में नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपने आप को अनीता का मुजरम समझ रहा है। सारिम ने कहा। मैं बात करूंगा अनीता से, उम्मीद है मान जाएगी। ये ना समझना कि अनीता मेरी कुछ नहीं लगती, सिर्फ राकिब लगता है, और इसके लिए ये सब कर रहा हूँ। मैं अनीता को भी अपनी बहन समझता हूँ। उम्मीद है तुम मुझ पर भरोसा करोगे। वजदान ने कहा। मुझे पता है तुम कभी अनीता के लिए गलत नहीं सोचोगे, सारिम ने कहा। तो वजदान मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद दोनों अंदर चले गए। वजदान सारिम से कह चुका था कि वो राकिब को न बताए कि उसे सब पता चल गया है, वरना वो और नादिम होता। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।